जय हिंद। आज हम फिर से जय प्रक्रम के अंतर्गत में जो श्वसन हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो आज हमने मानव श्वसन तंत्र का एक नया अध्याय लेके आए हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं कि आज हम लोग मानव श्वसन जो तंत्र है, ये मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मानव श्वसन तंत्र जो होता है कि श्वास लेने की क्रिया में जितने अंग भाग लेते हैं उन तमाम अंगों को हम लोग मानव श्वसन तंत्र कहेंगे, जिनमें एक मुख्य फेफड़ा होता है। श्वसन अंग का जो मुख्य जो होते हैं, उस संपूर्ण अंग में जो मुख्य अंग होता है उसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं। वो फेफड़ा होते हैं। मनुष्य जो होते हैं फेफड़े से ही श्वास को क्या करते हैं, आदान प्रदान करने का काम करते हैं। और ये जो नाक जो है, ये सिर्फ एक द्वार है, रास्ता है, मार्ग है आने जाने का। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा है। और ये क्या चीज के लिए फेफड़ा है, तो श्वसन के लिए। जब मनुष्य श्वासन लेते हैं तो श्वसन करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण फेफड़ा माना गया है। और आगे देखिए कि श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले जो मुख्य अंग होते हैं, उस मुख्य अंग के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये नाक है, इसको हम लोग नाक कहते हैं, ठीक है। और ये नाक जो होते हैं, इसके आंतरिक वाला जो भाग है, आंतरिक, इसे नसा गुहा कहा जाता है। इसमें बाल पाए जाते हैं। इसके थोड़ा सा और आगे जाइए तो ग्रसनी होता है। इससे थोड़ा सा और आगे जाइए स्वर तंत्र होते हैं। उसके बाद श्वास नली होता है, श्वासनिका होता है, फेफड़ा होता है, डायफ्राम होता है। यहाँ क्लियर है। ये हमारे श्वसन तंत्र के में भाग लेने वाले मुख्य जो अंग है, ये तमाम अंग का नाम है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये जो है संपूर्ण नाक है। नाक के जो अंदर वाले जो भाग होते हैं, जिसको हम जहाँ पे बाल पाए जाते हैं, है ना, वो नसा गुहा में पाया जाता है। वो बाल का काम जो होता है, धूल कण को रोकने का काम करता है। जब हमें वातावरण से जब ऑक्सीजन लेते हैं, वायु लेते हैं, तो जब हम वायु के माध्यम से जो धूल कण हमारे नाक में प्रवेश करती है, तो ये जो बाल होते हैं नसा गुहा में जो पाया जाता है, वही बाल क्या करते हैं, हम लोग को धूल कण को वहां पे रोकने का काम करता है। इससे आगे जस्ट नसे गुहा में उसके आगे एक श्लेष्मा पाया जाता है, श्लेष्मा जिसको म्यूकस कहा जाता है। उस म्यूकस का काम है कि जब यहाँ पे नाक के जो बाल होते हैं, अगर वहां से आगे अगर किसी भी प्रकार से धूल कण चली जाती है, तो म्यूकस जो होते हैं, म्यूकस क्या करते हैं, उसको, है ना, वहां पर रोकने का काम करते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि आगे है ग्रसनी। ग्रसनी जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रसनी जो होते हैं यह पाचन एवं श्वसन के लिए दोनों अंगों के लिए कार्य करता है। हमने पिछले ग्रसनी में जो एपिग्लोटिस होता है, जिसको हम लोग कपाट कहते हैं, यह श्वसन नली के छिद्र को बंद कर देता है। क्यों कर देता है? जब हम लोग भोजन करते हैं, तब भोजन करने के पश्चात भोजन का कोई अंग उस श्वसन नली में, श्वास नली में न जाए, इसलिए एपिग्लोटिस का कार्य होता है कि श्वास नली वाले छिद्र को क्या करना है, बंद करना है। नहीं तो अगर उसमें से मान लीजिए छोटा छोटा कुछ वैसे भोजन का कण होते हैं जो श्वास नली में चले जाते हैं, जिसके कारण लोगों को छींक आ जाती है। आगे हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए कि अगला है श्वास नली। तो श्वास नली जो होते हैं, श्वास नली की लंबाई लगभग 10 से 16 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में होते हैं। और इसका आंस नली आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाती है, जिसका नाम है श्वासनिका। श्वासनिका के जो सिरे पर वायु कोष्ठ पाया जाता है, इस वायु कोष्ठ में छोटे छोटे जो नस होते हैं, जिसमें रक्त उसमें पाए जाते हैं। उस रक्त में ही वही से ऑक्सीजन क्या करते हैं, उसी रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन जो है ना, पूरे शरीर में जाने का काम करता है। और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, पूरे जितनी कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, यही वायु कोष्ठ में आ जाते हैं। और यहीं से फिर क्या होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम करते हैं। हम लोग कुछ डिफिनीशन है जो महत्वपूर्ण मुख्य श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले मुख्य अंग है, उसका ध्यान दीजिएगा कि नाक है। नाक जो है श्वसन की क्रिया में ये प्राथमिक अंग माना जाता है। इसमें दो नासिका छिद्र में विभाजित हो जाता है। नाक का दो छिद्र होता है, उसी को हम लोग नासिका छिद्र कहते हैं। इसमें बाल पाए जाते हैं। बाल क्या करते हैं, धूल कण और बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं। और इसका मुख्य कार्य है, नाक का मुख्य कार्य है सूंघना। अगला है नासिका बेशम या नासा गुहा। इसमें क्या होता है, यह प्रारंभ नासा द्वार से नासा गुहा में प्रवेश करता है। या नासा द्वार से, नासा द्वार मतलब नाक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है,
है ना, वहां से प्रारंभ होकर नासा गुहा में प्रवेश करता है और इस नासा गुहा में वायु को गर्म करके नम किया जाता है। जैसे कि वातावरण से जो वायु हम लोग लेते हैं वो डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं चला जाता है, उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है, उस मार्ग में कुछ क्रियाएं होती है, उसके बाद हमारे फेफड़े तक पहुंचने का काम करता है। अगला है इसमें श्लेष्मा का स्त्राव होता है, वो म्यूकस जो हमने बताया अभी कि म्यूकस पाए जाते हैं। उस म्यूकस क्या करता है कि जो धूल कण जो रहते हैं, है ना, वो धूल कण अगर बाल जो नाक में जो पाए जाते हैं, बाल, उस बाल में तो कुछ उलझ जाते हैं और कुछ वैसे धूल कण होते हैं जो आगे जाती है तो वहाँ म्यूकस पाया जाता है, उस म्यूकस में चिपक जाता है। आगे चलिए, आगे देखिए कि इसमें स्वच्छ वायु ग्रसनी में प्रवेश करता है, यानी यहाँ पर जितने वायु के माध्यम से धूल कण गया उस धूल कण को रोकने का काम बाल करता है। बाल से नहीं रुका तो वो श्लेष्मा करते हैं, म्यूकस करता है, और जो स्वच्छ वायु होते हैं, स्वच्छ वायु आगे चल के कहा ग्रसनी में प्रवेश करते हैं। अब देखिए ग्रसनी जो होते हैं, हमने बताया अभी, ग्रसनी पाचन एवं श्वसन तंत्र के दोनों के लिए अंग माना जाता है। यह कपाट, इसमें जो है ग्रसनी में कपाट श्वास नली छिद्र को ढक देता है, यानी एपिग्लोटिस जो होते हैं श्वास नली छिद्र को ढक देता है। काहे ढक देता है? ढक इसलिए देता है कि ताकि जब हम लोग भोजन करते हैं तब ढक देता है, ऐसे नहीं ढकता है, ठीक है, क्योंकि भोजन का जो कण है कहीं श्वास नली में नहीं चली जाए, इसलिए वो क्या करता है, उसको ढकने का काम करता है। ग्रसनी से वायु कहाँ चलती है? श्वास नली में प्रवेश करती है। पर श्वास नली में देखिए, श्वास नली की लंबाई लगभग 10 से 16 सेंटीमीटर है, और इसकी इंच की बात किया जाए तो 5 से 7 इंच है, और इसकी व्यास की बात किया जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी व्यास है। अगला है कि श्वास नली में उपास्थि वल्ले होता है। उपास्थि वल्ले जो होता है, जो ये इस प्रकार होता है, उपास्थि वल्ले गोल की संरचनाएं होते हैं। ये करती क्या है? जब हम लोग श्वास को लेने का काम करते हैं तो ऐसा ना हो कि वो आपस में जो श्वास नली जो है आपस में चिपके ना, इसलिए वो वल्ले की तरह, है ना, उसको एक दूसरे की परत को न चिपके, यह काम क्या करते हैं? उपास्थि वल्ले करता है। आगे है वायु, आगे स्वर तंत्र। यहाँ पर प्रक्रिया वायु का हो गया, और वायु आगे कहाँ गया? वायु आगे स्वर तंत्र में प्रवेश किया, जिसको हम लोग कंठ कहते हैं। अब कंठ का एक मुख्य कार्य है सिर्फ ध्वनि उत्पन्न करना, लेकिन इसका कार्य है ग्रसनी से श्वास नली से जोड़ना, यानी कंठ का काम है कि ग्रसनी से श्वास नली तक जोड़ना। अगला है कि यह ध्वनि उत्पन्न करता है, इसका मुख्य कार्य है कंठ का ध्वनि उत्पन्न करना, और उसके साथ साथ अतिरिक्त और कार्य है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास हमने बता चुका है, श्वास लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, तो उसमें भी ये सहायता करता है। और खांसने में भी जो आवाजें निकलती है, निगलने तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा, ये तमाम चीजों का कार्य ये करता है। लेकिन महिलाओं में जो स्वर तंत्र, महिलाओं एवं बच्चों में स्वर तंत्र जो होते हैं वो पतला होता है, इसलिए उनकी आवाज क्या रहता है? पतला रहता है। आगे देखिए श्वासनिका है। अब श्वासनिका, श्वास नली नीचे की ओर, जैसे श्वास नली जब नीचे की ओर आया तो दो प्रधान जो है श्वसनियों या श्वासनिकाओं में विभाजित हो जाता है। यह जिसे हम लोग इसके सीधे पर जो होते हैं वायु कोष्ठ होते हैं, है ना, वायु कोष्ठिका वाहिनी या कोपिका वाहिनी होता है। ये कोपिका वाहिनी या वायु कोष्ठ वाहिनी हम इसको कहेंगे, इस संरचना को वायु कोष्ठ वाहिनी या कोपिका वाहिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक वायु कोष जो होते हैं, प्रत्येक वायु कोष जो होते हैं फेफड़े का संरचनात्मक एवं कार्यिक इकाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा श्वासनिका रहा। हम लोग आगे देखते हैं कि फेफड़ा के बारे में। आगे है फेफड़ा, और फेफड़ा देखिए, फेफड़ा कहाँ स्थित रहता है? तो फेफड़ा वक्ष गुहा के दोनों ओर बाई एवं दाई ओर स्थित रहते हैं। ये फेफड़ा जो होते हैं, ये फेफड़ा फुसफुस झिल्लियों से घिरे हुए होते हैं, और फेफड़ा और फुसफुस के मध्य एक म्यूकस पाया जाता है। फेफड़ा और फुसफुस झिल्ली के मध्य एक म्यूकस पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। उस श्लेष्मा का काम है कि जब श्वसन क्रिया के दौरान जब फेफड़ा फैलता है एवं संकुचित करता है तो उससे उत्पन्न जो घर्षण होता है, उस घर्षण को कम करने का काम यही क्या करता है? म्यूकस करता है। घर्षण को कम करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। अब इस फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम होता है, इसके नीचे डायफ्राम, इस डायफ्राम का काम होता है कि श्वास जब हम लोग लेते हैं तथा छोड़ते हैं तो ये श्वास लेने एवं छोड़ने में मदद करता है। यह डायफ्राम जो है एक मांसपेशी है जो श्वास लेने और छोड़ने में मदद करता है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो जैसे श्वास हम लोग लिया तो श्वास लेने के क्रम में डायफ्राम नीचे जाता है, और छोड़ने के क्रम में डायफ्राम क्या होता है? ऊपर आता है। तो ये हम लोग को श्वास लेने एवं छोड़ने में क्या करता है? मदद करता है।